नमस्कार। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम द्वितीय 2020 में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में जब जीवन हर तरफ स्थिर बना हुआ है, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी अपने नवीन पहल के साथ आप सबके बीच में हाजिर है। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी एवं संस्कृति विभाग के समस्त उच्च अधिकारियों के निर्देशन में भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी द्वारा रंग समागम द्वितीय 2020 का आयोजन किया जा रहा है। रंग समागम के माध्यम से हम वेबिनार के जरिए ऐसी विशेष विभूतियों से जुड़ते हैं जिन्होंने कला साधना के माध्यम से एक विशेष मुकाम हासिल किया है। उन्होंने एक मानक निर्धारित किया है। आज हमारे बीच में जो मेहमान है वो बहुत विशेष है। दिल्लीपुर रायबरेली में जन्मे, अंदाज अपना अपना, घायल, दामिनी जैसे सुप्रसिद्ध मूवीज के संवादों के लेखक, दबंग जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी सीरीज के कहानीकार, लव्स जैसे एजुकेशनल शॉर्ट मूवी के रचयिता दिलीप शुक्ला जी। दिलीप शुक्ला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम द्वितीय 2020 में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, शुरुआत में आप आज हमें अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। मेरा बचपन गांव में, जैसा आपने बताया, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली मेरा स्थान है। मेरा जन्म वहीं हुआ है। रायबरेली के पास एक जगह है दिलीपुर, गांव का नाम है दिलीपुर। तो मेरा जन्म वही गांव में हुआ और मैं शुरुआत में गांव में ही रहा हूँ। मेरी पढ़ाई शुरुआत में 8वीं क्लास तक गांव में ही हुई है। तो हमारे दिलीपुर के पास में एक जगह है भोजपुर, जहाँ मैं पढ़ने जाया करता था। और हर बच्चा गांव का जैसे बच्चा होता है वैसे मैं बड़ा हुआ हूँ गांव में, खेतों में, खलिहानों में, बगीचों में दौड़ते भागते, नहर तालाब में नहाते। बिल्कुल प्योर गांव का बचपन मैंने देखा है। और मैं इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि गांव का बचपन देखना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम नेचर के इतने करीब रहे हैं छोटे में, और खान पान, हवा पानी इतना बढ़िया हमने लिया है। तो वो आज जो है वो कहीं ना कहीं काम आ रहा है सेहत में, बचपन हमारा। तो मैं कह सकता हूँ एक बहुत अच्छा बचपन मैंने देखा है। और गांव का बचपन अपने आप में मजबूत होता है। मैंने मजबूत देखा है। रायबरेली से मुंबई तक का सफर कैसा रहा? देखिए, रायबरेली में गांव में शुरुआत की पढ़ाई मैंने गांव में की। फिर मेरे फादर यहाँ रेलवे में थे, लखनऊ में। तो फिर मैं लखनऊ आ गया आगे की पढ़ाई के लिए। फिर लखनऊ में रहा और लखनऊ में ही मैंने थिएटर वगैरह शुरू किया। लखनऊ से सब मन में आया कि लिखने का शौक था थोड़ा, तो थिएटर लखनऊ से शुरू किया। और लखनऊ से मैं मुंबई आया। तो लखनऊ में मैंने 2-3 प्लेस किए शुरू में, और वो प्लेस करने के बाद फिर एक ऐसी सिचुएशन आई जहां मुझे लगा कि मुझे बॉम्बे जाना चाहिए। और मैं लखनऊ से बॉम्बे आया। मैं आया 82 में आया। मैं 82 में बॉम्बे आया मैं जी। मुंबई की तरफ रुख करने का कारण क्या रहा? मुंबई में तो बॉलीवुड ही है, सिनेमा ही है। और प्ले जब मैं लखनऊ में कर रहा था, तो प्ले करने के दौरान ही मैंने समझा कि अगर राइटिंग ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है तो सबसे अच्छा माध्यम है सिनेमा, क्योंकि करोड़ों लोग आपकी चीज को देखते हैं। तो मैं फिल्मों के लिए ही बॉम्बे आया, फिल्मों के लिए आया। फिर यहाँ बॉम्बे में फिल्म पाने में समय लगा, काफी समय लगा। फिर मैंने यहाँ भी थिएटर शुरू किया मुंबई में, और अपना ग्रुप बनाया, थिएटर ग्रुप बनाया। अच्छा। और मैंने, क्योंकि मुझे ये था कि थिएटर तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि थिएटर का एक्सपीरियंस भी था लखनऊ से। तो हमने अपना एक ग्रुप बनाया और उससे हमने प्ले करने शुरू किए। 82 में बॉम्बे आया तो फिर थोड़ा समय लेके मैंने प्ले वगैरह शुरू किए। और फिर धीरे धीरे काफी कुछ होते होते मैं फिल्मों से जुड़ा। और मेरी शुरुआत हुई फिल्म घायल से, एज ए डायलॉग राइटर। नाटकों के लिए लिखना और मूवीज के स्क्रिप्ट लिखने में मेजर क्या डिफरेंसेस आए? बहुत फर्क है। प्ले प्ले अलग है, बुक अलग है, नॉवेल हम लिखते हैं अलग है, फिल्म अलग है। जी। सब राइटिंग विधाएं अलग अलग हैं। और चूंकि प्ले में क्या होता है, आपके सामने बंदिशें भी होती हैं, क्योंकि आप स्टेज में आंखों के सामने सब कर रहे होते हैं। और जो
भी आप कर रहे होते हैं उसमें आप किसी भी तरह का ब्लफ नहीं कर सकते, किसी भी तरह का झूठ आप क्रिएट नहीं कर सकते। आप जो कर रहे हैं वो सीधा सीधा देखा जा रहा है। सिनेमा में बंदिशें नहीं होती, सिनेमा में आप पूरे आजाद होते हैं, क्योंकि आप कुछ भी कल्पना कर सकते हैं और वो कल्पना आप स्क्रीन पे थ्रू कैमरा देख सकते हैं। तो सिनेमा की राइटिंग जी एक टेक्निकल भी राइटिंग है कि उसका एक स्क्रीन प्ले होता है कि कैसे आप 2 घंटे में कहानी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कहें, जिसमें बहुत सारे चीजें आती हैं। तो सिनेमा में बहुत सारी विधाएं आ जाती हैं कि आपकी कहानी भी है और साथ में संगीत भी है, साथ में एक अच्छी फोटोग्राफी भी है और लोकेशंस हैं। तो सिनेमा में आपकी राइटिंग को ना बहुत सारी चीजें संभालने की रहती है। थिएटर में ऐसा नहीं है, थिएटर में सिर्फ आपकी राइटिंग होती है और वो एक्टर जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उनकी कलाकारी होती है। तो सिनेमा की राइटिंग को मैं कहूंगा कि एक विस्तार काम है सिनेमा की राइटिंग का, लेकिन काफी आजादी होती है लिखने की, जो थिएटर में नहीं होती है। सिनेमा में आपकी कल्पनाओं की उड़ान कुछ भी भर सकते हैं, आप जी। कुछ भी कल्पना कर सकते हैं अपना सिनेमा में। मूवीज जैसे फास्ट माध्यम के लिए लिखना, जबकि आपकी रचनाएं इतने बड़े स्तर पर युवा वर्ग और बच्चों तक पहुंचती है, आप लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, फिल्म की राइटिंग की बात करें, क्योंकि मैंने तो फिल्म राइटिंग की है, जी तो फिल्म राइटिंग में सबसे जरूरी ये हो जाता है कि हम लोगों को जो परोसे हैं उसमें लोगों को मजा आना चाहिए। क्योंकि अगर लोग उसमें आनंद नहीं लेंगे, लोग उसे उसे देख के खुश नहीं होंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर हमारा सोचने का और बनाने का कोई मतलब नहीं। तो जी हम दर्शकों का ध्यान रखते हैं पहले कि दर्शक पसंद करें हमारी चीज को, और इसी एफर्ट में राइटर अपना काम करता है, म्यूजिक कंपोजर अपना काम करता है, डायरेक्टर अपना काम करता है, आर्ट डायरेक्टर अपना काम करता है। हर किसी का एफर्ट होता है कि वो दर्शकों के साथ सफल हो, दर्शक उसकी इस चीज को, इस कृति को लाइक करे। तो दर्शकों की रुझान का हम ख्याल रखते हैं। और दूसरे से मैं एज ए राइटर थोड़ा ख्याल रखता हूँ कि लिखते हुए कुछ ऐसा न लिखूं जो अच्छा तो लगे लेकिन वो अच्छा नहीं है। इस बात का मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ, कहानियों में कोई ऐसी बात ना करूं जो थोड़ी गलत तरह से एक गुमराह सी कर दे, और या कहीं किसी फीलिंग को चोट करे, या कोई गलत डायरेक्शन किसी को मिल जाए। ऐसी कोई बात ना लिखूं, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। कॉमर्शियल सिनेमा में कभी कभी हम थोड़ा लोगों को एंटरटेन करने के लिए थोड़ी बदमाशियां करते हैं, और वो उस तरह के सिनेमा में हमें अलाउ भी रहता है कि हम कर सकते हैं। जी तो दबंग वगैरह में थोड़ी शरारतें की है मैंने डायलॉग में, जी जिसके लिए लोग अभी मुझे खींचते भी हैं, लेकिन सिनेमा है वो अभी आपके लिए बनता है, हम बनाते हैं। और दूसरी तरफ मैं मीनिंगफुल फिल्में जिसमें सोशल एक अच्छा मैसेज, और जहाँ पे कहते हैं ना राइटिंग के अलग तरह के जौहर दिखाए जा सकते हैं, सिनेमा में मैंने किया है। लाइक दामिनी को मैं मानता हूँ एक बहुत ही सोशल स्ट्रांग फिल्म है, जो बिल्कुल बलात्कार बिल्कुल जैसे विषय पर बहुत ही संजीदगी से कही गई फिल्म है, और उसमें मेरे संवाद काफी सराहे गए, और मैंने बिल्कुल। उस तरह से लिखा है दामिनी में डायलॉग। तो उस तरह का काम करता हूँ। जी तो आजकल दामिनी जैसी मूवीज देखने को नहीं मिलती, आप क्या बताएंगे इसका कारण क्या है? आपको क्या लगता है? दरअसल क्या है कि अभी ये दामिनी जैसी फिल्मों का आलम ये है कि दर्शकों का ना रुझान जैसा जैसा रहता है, सिनेमा उसी तरह का लोग बनाते हैं, क्योंकि दर्शक क्या देख रहे हैं उस तरह से ही चीजें बनती हैं। और अभी पिछले दिनों काफी चीजें अलग तरह की आई हैं जो दर्शकों ने पसंद की हैं। तो मेकर भी वही सोचता है कि जो चल रहा है वही बनाया जाए, और राइटर से वही लिखाया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी कोई अच्छी फिल्म आएगी जो अच्छे विषय के साथ होगी और अच्छे से सोची गई फिल्म होगी, बनाई गई फिल्म होगी, तो दर्शकों को उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। दर्शक देखते हैं और दर्शक देखेंगे। कुछ स्क्रिप्ट मैंने भी इन दिनों लिखी है जिन्हें मैं कह सकता हूँ कि दामिनी टाइप स्क्रिप्ट है वो, और उनपे अच्छा। मैंने भी काम किया है। तो मैं अभी प्रयास करूंगा उन फिल्मों को बनाने का, क्योंकि वो विषय ऐसे हैं जो आज के वक्त में आने चाहिए और लोग उन्हें लाइक करेंगे। जी उसके लिए मैंने कुछ काम किए हैं, देखेंगे आप। मैंने हाल ही में आपकी शॉर्ट मूवी लव्स देखी। ऐसे एजुकेशनल मूवीज को दर्शकों तक और बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए हम और क्या प्रयास कर सकते हैं?
हाँ, मैंने ये ना फिल्म बनाई थी अपना ग्लोबल करके, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उसके लिए फिल्म बनाई थी, लखनऊ में वो लोग हैं based। जी सर। आज सुनीता गांधी जी के लिए बनाई थी मैंने लफ्ज को। तो लफ्ज मैंने चूंकि एक एनजीओ के लिए बनाई थी और उसी तरह से वो बनी, और वो अपने फंक्शंस में उसको अपने इवेंट में उस फिल्म को दिखाते हैं। बाकी हमने उसे किसी प्लेटफॉर्म पे हमें उससे ले जाना है ऐसा हमने सोचा नहीं। और शॉर्ट फिल्म है उस और बनाई नहीं है मैंने, लेकिन शॉर्ट फिल्म को लेकर के भी प्लेटफॉर्म बहुत है आज। अगर आप सर्च करेंगे थोड़ा सा तो आपको शॉर्ट फिल्म के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, लेकिन मैंने लफ्ज के अलावा कोई फिल्म अभी तक बनाई नहीं है जिसके लिए मैं सोचूं उसे कहाँ से और कैसे पहुंचाना है लोगों तक। लेकिन शॉर्ट फिल्म एक अच्छा जरिया हो गया है, आपको अपने जी बिल्कुल। कंटेंट को, अपनी बात को कहने का एक अच्छा तरीका हो गया है। और उसमें काफी अच्छे स्कोप भी हैं उसमें, आप देखेंगे तो स्कोप भी काफी है, बट मेरा ऐसा वास्ता पड़ा नहीं अभी तक जी शॉर्ट सर। फिल्म को लेके। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजीज और शिक्षा के स्तर की चुनौतियों के चलते आजकल युवा वर्ग में लिखने और पढ़ने का चलन कुछ कम हो गया है। ऐसे में जो लिखना चाहते हैं वो खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें? देखिए, लिखने का विचार तो ना आपके मन में ऐसे ही होता है, नेचुरल होता है, मुझे लगता है कि वो अपने आप आ जाता है, जैसे मेरे अंदर आया, बहुत सारे लोगों के अंदर आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारे जो राइटर्स बनने आते हैं मुझे मिलते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, तो उनसे मैं यही बात पूछता हूँ, तो लिखने का शौक ऐसे मन में अपने अंदर आ जाता है और आप लिखने लगते हैं अपना कहते हुए। और वो जो अपने आप आपके मन में आता है, आप वो जो काम करते हैं अपने मन की वजह से करते हैं, तो जाहिर है उसे आप अपने मन के मुताबिक करते हैं और अच्छा भी करते हैं। जी मतलब बिल्कुल। तो वो राइटर्स जो ये समझते हैं कि राइटिंग जो है जानकारी लेना है, कि हम बहुत सारी फिल्में देख लें, हम बहुत सारा पढ़ लें और उन्हीं में से कुछ ना कुछ हम भी लिख लेंगे, तो मुझे लगता जी है कि वो एक सही तरीका नहीं है सोचने का। और ऐसे ना आप अपनी छाप नहीं छोड़ पाएंगे, आप अपनी राइटिंग जो आपकी अपनी मौलिक बात है वो आप नहीं कह पाएंगे अगर आप अपनी बात नहीं कहना चाहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग में आप अपनी सोच जो है उस पर बिलीव करें और उस आसपास क्या हो रहा है उसे आप देखें, लेकिन जी आप जो कहना चाहते हैं वो आपका अपना विचार होना चाहिए, किसी और का विचार आप नहीं कह सकते। विचार आपका अपना होना चाहिए। जो भी आपको देखना है देखें, जो भी आपको पढ़ना है पढ़ें, लेकिन आपकी अपनी कल्पना होनी चाहिए कहानी में, और वही चीज मजबूत होती है, उसी से आपका नाम होता है। जी सर। दूसरों की बातें करके अपना नाम नहीं कर सकते आप, ना लोगों को मजा दे सकते हैं। तो राइटिंग में अपना लिखें, ऐसा मेरा राइटरों से कहना होता है, अपना लिखें, खुद का सोचें, है ना। और इतनी कहानी आपके आसपास है, मतलब बदले हुए समय में बहुत कुछ हो रहा है। अभी कोरोना ने बहुत कुछ रच दिया है। कोरोना ने तो हजारों कहानियां कहते हैं हवाओं में घूम रही है कोरोना के प्रभाव से। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे बहुत सारे इतिहास में बहुत सारी कहानियां हैं। हमारे यहाँ पे कमी नहीं है कहानियों की। हर स्टेट में अगर आप देखें तो हर स्टेट के कल्चर में लिटरेचर है, और लिटरेचर में बहुत सारा मटेरियल हमारे पास है, कहानियों का अंबार है कहानियों का। लेकिन हम उस तरफ नहीं ध्यान देते हैं। और आज के समय में तो जानकारियों के लिए सब कुछ है नेट पे, आपको हर चीज अवेलेबल है। मेरा राइटरों से कहना है कि ओरिजिनल लिखें और अपना विषय लिखें। हमारे यहाँ बहुत सारे विषय हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, लगातार काम कर सकते हैं, और पूरा जीवन काम कर सकते हैं, इतने विषय हैं। तो आप ना विषय अपने चुने और थोड़ा भारतीयता के विषय चुने, जो हमारे सामाजिक विषय हैं, जी हमारे जो ऐतिहासिक विषय हैं, जी। हमारे उन पे थोड़ा काम करना चाहिए मुझे लगता है। पहले आपने थिएटर किया, फिर आपने प्लेस भी लिखे, उसके बाद आपने मूवीज के लिए लिखना स्टार्ट किया। आपको पहली बार कब लगा कि आपको राइटिंग को एज अ प्रोफेशन लेना चाहिए? जैसे लेखक बनने की बात ना शुरू से ही मेरे मन में थी, वो बाद में जी नहीं आई। क्योंकि जब मैंने प्ले लिखा तो मैंने सोचा बाद में कि मैंने प्ले क्यों लिखा, मैं तो किसी प्ले में एक्टिंग भी कर सकता था, क्योंकि एक्टर भी ठीक ठाक था मैं। लेकिन मैंने प्ले लिखा क्यों, तो मैंने ये पाया कि मैं लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लिखा। इसका अच्छा। मतलब है कि मेरा राइटिंग में इंटरेस्ट है। तो फिर मैंने पहला प्ले जो लिखा वो थोड़ा सराहा गया, दूसरा प्ले लिखा उसको पसंद किया लोगों ने। तो जी मुझे लगा मैं सही दिशा में हूँ और राइटिंग ही मेरी क्वालिटी है, और राइटिंग में ही मुझे आगे आना है। तो मैं मुंबई राइटर बनने ही आया था। तो अच्छा। शुरू से मतलब तय था कि मुझे राइटर ही बनना है, और उसी में धीरे धीरे जब थोड़ा थोड़ा लोग काम अच्छा लगने लगा तो अंदर से उत्साह भी बढ़ा कि मैं जी सही सोच रहा हूँ, राइटिंग जी। में सही सोच रहा हूँ।
कहानियां कहीं ना कहीं हमारे खुद के जीवन और अनुभवों से प्रभावित होती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कहानियां बिल्कुल, कहानियां भी प्रभावित होती हैं, कहानियों से हम भी प्रभावित होते हैं। और दोनों बातें हैं, मतलब कहते हो आप देखिए ना, कभी कोई चीज आप पढ़ते हैं, कोई चीज देखते हैं तो उसके देखने से आपका मूड ठीक हो जाता है। कोई चीज आप पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने से ऐसा लगता है आपको कुछ सवालों के जवाब मिल गए, उसके जी। पढ़ने से आप कुछ सोच रहे थे वो पढ़ने को मिल गया। तो उसी तरह से दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और घटनाएं जो घटती हैं उसके उसको बेस में लेकर के भी लोग कहानियां सोचते हैं, किताबें लिखते हैं, जी। फिल्में जी। सोचते हैं। तो घटनाओं को आधार बना करके भी सिनेमा बनता है, और सिनेमा की घटनाओं से भी घटनाएं होती हैं सिनेमा के विषयों को लेकर के। कभी आप सुनते अच्छा। हैं कि फला फला कांड हुआ था, वो सिनेमा से प्रेरित था। तो सिनेमा हाँ। भी प्रेरित होता है और बिल्कुल। सिनेमा से भी लोग प्रेरित होते हैं। इस बात को मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, दोनों एक दूसरे से प्रेरित, कोई डाउट जी। नहीं है कहते हुए। आपने कहा कि कुछ लेखक पढ़ते हैं और कुछ नहीं भी पढ़ते हैं, तो एक कहानीकार के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? उसका पढ़ना, उसके अनुभव या उसकी कल्पनाशीलता? देखिए, कल्पनाशील होना तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये ईश्वरीय आपको वरदान हो गया, कल्पनाशील होना, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी कल्पनाएं करते हैं, है ना। जो अच्छे अच्छे राइटर जो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी फिल्में जिन्होंने लिखी है, कल्पनाशील ही थे वो, जिन्होंने ओरिजिनल राइटिंग की है। और कल्पनाशील होना साथ में राइटर की जरूरत है कि वो अपने आसपास क्या हो रहा है और किस तरह की चीजें हो रही है उसकी जानकारी से होनी चाहिए। उसे अपने आसपास की चीजों से प्रभावित होना चाहिए, और उससे ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। उसे जी। पढ़ना लिखना चाहिए, उसे दूसरे लोग कैसा काम कर रहे हैं उसे भी देखना चाहिए। लेकिन सबसे ऊपर है कल्पनाशीलता, क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व भी कर लेते हैं और बहुत कुछ पढ़ भी लेते हैं, लेकिन अगर आप एक कहानी गढ़ नहीं सकते तो फिर योग्यताओं का मतलब नहीं। ठीक उस तरह से कि लाइब्रेरी में आप काम करते हैं तो आप दिन में बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, और हो सकता है एक समय ऐसा आता है जब लाइब्रेरी की सारी किताबें आप पढ़ चुके हो, जी। लेकिन आपने कहानी तो कोई नहीं लिखी, कहानियां तो इतनी पढ़ी आपने। जी। तो बिल्कुल। उसी तरह से होता है कि आपको जानकारी आपको मदद करती है अपना सोचने में, अच्छा। लेकिन काम वही होता है जो अपना से आपने खुद सोचा। जी सर। कई बार ऐसा देखा गया है कि लेखक अपनी कहानी के द्वारा जो कहना चाहता है वो उसके दर्शकों तक नहीं पहुंचता। मतलब कई बार उसे ऐसा दर्शक वर्ग नहीं मिलता जो उसकी कहानी की गहराई को समझ सके। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? देखिए, क्या है कि कोई भी कला, है ना, कोई भी कला, अगर कोई आदमी गाता है, सोचता है उसकी गायकी लोगों तक पहुंचे, जी। है ना, उसी तरह लेखक भी चाहता है कि उसकी बात लोगों तक पहुंचे और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राइटर लिखता है कि उसकी चीज लोकप्रिय हो, बनाने वाला उसे बनाता है कि उसकी फिल्म लोकप्रिय हो। जी। और चूंकि कल्पना है तो ये कभी कभी अनुमान से चलती है कल्पना, जी। और अनुमान तो अनुमान ही होता है। कभी कभी अनुमान आपका दर्शकों के साथ नहीं बैठता है ठीक से, जी। दर्शक उसे नहीं पसंद करते हैं, नहीं समझते हैं। जो भी है वो एक तरह से हमारा अनुमान ही गलत होता है, क्योंकि दर्शक तो, अच्छा। उनको अधिकार है किसी भी चीज को स्वीकारने का, अस्वीकार करने जी। का। जी। लेकिन वो अनुमान हमारा ही गलत होता है, तो फिर हम थोड़ा सोचते हैं ऐसा कैसे हुआ, फिर अपना अगली चीज जब करते हैं उसमें ध्यान रखते हैं। जी लेकिन सर। दूसरी बात यह है कि क्रिएटिविटी में हम थोड़ा सा स्वतंत्र तो होते हैं काम करने में, क्योंकि हम पूरी तरह अगर ये जान जाएंगे कि दर्शक यही पसंद करेंगे तो फिर कोई जी। फिल्म हम खराब नहीं बनाएंगे और कोई फिल्म फ्लॉप नहीं होगी। ये तो सारी फिल्में हम दर्शकों के अनुरूप बनाते हैं और जी। दर्शक देखते हैं। लेकिन बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज, कभी कभी तो हम जो सोचते हैं और हम थिएटर में जाके देखते हैं तो हमें अपनी अनुमान से ज्यादा लोगों की प्रशंसा मिलती है। जी। हमें लगता है बिल्कुल। हमने इतना तो नहीं सोचा था, इतनी तालियां क्यों पड़ गई, इतनी खास बात तो नहीं की हमने, लेकिन बिल्कुल। दर्शकों को बहुत अच्छा लगा और बहुत ज्यादा तालियां दर्शक मारते हैं कहते हुए। तो कभी कभी आपका अनुमान गलत होता है, और यही इस सिनेमा का एक एक्साइटिंग पहलू है कि आपको पता कुछ नहीं होता और आपको लगातार करते रहना है। यही एक सुंदर बात है सिनेमा के लिए कि आप अनुमान से कुछ ना कुछ करते रहिए। आपकी पहली रचना से लेकर आज तक की रचना में बदलते समाज का एक योगदान रहता है जो आपकी लेखनी में काफी कुछ परिवर्तन लाता है।
क्या आप कुछ ऐसे ही परिवर्तनों के बारे में हमें बताएंगे? देखिए क्या है कि सिनेमा के अलावा हम बात करें, थिएटर है, हमारे प्लेज है, जी। उसके राइटर्स जो बुक लिखते हैं, आजकल शॉर्ट फिल्मों का दौर है, वेब सीरीज जी। बन रही है, आजकल म्यूजिक एल्बम आ रहे हैं, गाने गा रहे हैं, है ना, जी। लोग अपने अपने वीडियोस बना रहे हैं। तो आज माध्यम इतना ज्यादा हो गए हैं हमारे अपनी बात को रखने के, कहने के। आज कोई कलाकार छोटे से गांव से भी पब्लिश हो सकता है, वहां से वो पॉपुलर हो सकता है, छोटे से गांव से। जी। ऐसा एक जरिया हो गया है। तो आज जब माध्यम इतने सारे हो गए हैं, तो हम बहुत तेजी से चीजों को ठीक कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल। जितना वर्ग है, जो भी हमारा कलाकार वर्ग है, गाने वाला, बजाने वाला, संगीत देने वाला, लेखक, जितना भी हमारा कलाकार वर्ग है, अगर वो सब इस बात को मन में बिठा ले कि हमें अपनी कला के माध्यम से अच्छी बातें करनी है और लोगों को एंटरटेन भी करना है, अच्छी बातें करनी, सब मिल करके हर कोई अपनी विधा में कुछ ना कुछ अच्छा करे। और साथ में दर्शकों को भी ये देखना होगा कि अगर वो अच्छा करने वालों की चीजों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, अगर वो उन चीजों को सराहेंगे नहीं, अगर आप उन्हें पसंद नहीं करेंगे, तो उससे अच्छा करने वाले व्यक्ति का हौसला नहीं बनेगा और जी। वो कभी टूट भी सकता है, कमजोर पड़ सकता है। जैसे अगर कोई मेकर कोई अच्छी फिल्म बनाता है, कोई जी। प्रोड्यूसर अच्छी फिल्म बनाता है जी। और वो साफ सुथरी अच्छी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, जी। तो जिम्मेदारी बनती है उस फिल्म को लोग देखें। अगर जी। नहीं देखेंगे तो उसका पैसा टूटेगा, तो दोबारा उस फिल्म को वो नहीं बना सकता। अगर दोबारा बनाएगा तो वैसी फिल्म बनाएगा जो भले ही खराब विषय पे है, बस चली है और पैसा कमाया है, जी। वो भी उस तरफ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी में आज जो कंटेंट है, उसमें सभी कलाकारों को मन से जिम्मेदार होना पड़ेगा। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने जिस तरह का सिनेमा लिखा है, जी। बहुत अच्छा सामाजिक काम नहीं कर पाया हूं मैं, क्योंकि मैंने ज्यादा सिनेमा लिखा सीटियों और तालियों वाला। तो उस सिनेमा में हम थोड़े चालू टाइप के डायलॉग भी रख देते हैं ताकि आप लोगों को मजा आए। लेकिन एक जिम्मेदार लेखक होने के नाते मैं कुछ काम आने वाले कल में जरूर ऐसे करने के प्रयास में हूँ, जो विषय भी बहुत अच्छे हैं, हमारे सामाजिक विषय हैं, और जिनसे हमें कुछ सीखने समझने को भी मिलेगा, और साथ में आप उससे एंटरटेन भी होंगे। ऐसी कुछ कहानियों पे हमने काम अभी किया हुआ है और प्रयास कर रहा हूँ कि वो बने और जल्दी पहुंचे लोगों तक। हम सारे दर्शकों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सही और गलत में फर्क कर सके। माध्यम इतने बढ़ गए हैं कि आजकल कई ऐसी चीजें भी लिखी जा रही हैं जो सही नहीं है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है जो इन गलत चीजों पर रोक लगाए? देखिए रोक का मतलब क्या है, देखिए वेब सीरीज जो आई है इसमें कोई सेंसर तो है नहीं, ठीक है। जी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सेंसर नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह की व्यवस्था बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ा होगा, इसलिए सेंसर अपना नहीं रखा है चीजों को लेके। अब क्या है कि जब सेंसर था तब भी लोग सिनेमा में शरारत करके कुछ ना कुछ ऐसा डाल देते थे कि वो अपना तर्क दे करके उसको कैसे भी पास करा के थिएटरों में ले आए, वो चल जाए। सेंसर में भी जब होशियारी लोग करते थे, कुछ भी तर्क दे करके कहानी की डिमांड है, या इस वजह से हमने डाला है या इसलिए डाली है। अब जब सेंसर ही हट गया तो लोग छुट्टा हो गए, अभी उनको आजादी हो गई पूरी तरह से, तो एकदम से लोग टूट पड़े हैं कुछ भी लिखने के लिए, कुछ जी भी सर। बनाने के लिए। गाली गलौज और वायलेंस और बहुत सारी चीजें उटपटांग अपना चल रही हैं। तो अभी इसमें क्या हो गया है कि एक तो ना पैसा तुरंत आता है अभी, है ना। जी तो सर। कोई भी मेकर कोई भी राइटर सोचो यार लिख दो, एकदम से पैसा आ जाएगा और दो चार चीजें इस तरह की कर दो तो अच्छी अर्निंग हो जाएगी। जी बिल्कुल। और बनाने वाला सोचता है कि यार माल तो बिकना है तो बिक जाएगा, जी। और उसके दर्शक हैं जो उसको फटाफट देख लेते हैं। तो उस तरह का बाजार ना काफी बड़ा हो गया है। तो उस बड़े बाजार में क्या हो गया है कि सोचने वाला व्यक्ति, बनाने वाला व्यक्ति, निभाने वाला व्यक्ति, आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, हर कोई ना उसमें अर्निंग कर रहा है, पैसा कमा रहा है, और जी। सब कुछ उसके साथ जल्दी जल्दी हो रहा है। तो लोग उससे खुश हो जाते हैं। और बाकी होता है कि अगर आप थोड़ा ठहर के चलना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा सेलेक्ट होके लिखना चाहते हैं, आप कोई चीज ठीक लिखना चाहते हैं, तो फिर आपके सामने थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है, क्योंकि फिर आपको ऐसे अवसर का तलाश रहता है, ऐसे व्यक्ति का तलाश रहता है जो आपके विषय के साथ जुड़े, आपका जी। हाथ पकड़े और उसे बनाए, लेकिन दर्शकों का अपना आलम यह है कि अगर दर्शकों को ना ठीक से चीजें दी जाए और लगातार देने वाले लोगों की तादाद ज्यादा हो, लाइक सही। सिनेमा, अच्छा सिनेमा, मजेदार सिनेमा ज्यादा क्वांटिटी में बने, है ना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि दर्शक जरूर उस तरफ रुझान आएगा उनका, और वो देखना जी। चाहेंगे। दर्शकों के सामने ना ऑप्शन बहुत नहीं होते हैं दर्शक, हाँ। तो उनके सामने बिल्कुल। जो भी नया नया आया उसको लोग देख लेते हैं, मजे ले लेते हैं।
बनाने वालों की ज्यादा जिम्मेदारी है, बनाने वाले थोड़ा इस तरफ और ज्यादा ध्यान दें, लिखने वाले, बनाने वाले, क्योंकि ये जरूरी है। अगर इस चीज को ठीक से नहीं समझा गया तो फिर आने वाले कल में चीजें एकदम से गड्डमगड हो जाएंगी और कुछ फर्क नहीं रहेगा कि हमारा, हम कैसे हैं और दूसरे विश्व में लोग कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं, हमारे विचार कैसे हैं, उनका सोशल ढांचा कैसा है, हमारा ढांचा कैसा है, हम कैसे चीजों को मानते हैं, वैल्यूज को, वो कैसे वैल्यूज को मानते हैं। तो ये जो फर्क है जिसकी वजह से हम स्पेशल हैं, जिसकी वजह से हम विशेष हैं, जिसकी वजह से हम भारतीय हैं, हम भारत हैं, तो मुझे लगता है वो विशेषताएं हमारी धीरे धीरे खत्म ना हो जाए। इस पर एक चिंतन का विषय है सभी का, और जिम्मेदारी का। सबको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, नए लोगों को जरूर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न ये भी है कि हमारे स्कूल के सिलेबस में बहुत अच्छा साहित्य बेसिक लेवल पर दिया हुआ है, पर उसे स्कूल्स में केवल एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा दिया जाता है, उसके डेप्थ को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। यही बच्चे बड़े होकर जब प्लेस देखते हैं या मूवीज देखते हैं तो उनमें वो सेंस डेवलप ही नहीं होता कि वो सही और गलत में फर्क कर सके। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और ये शुरुआत में चूंकि शुरुआत होती है, तो जो चीज हम शुरू में सीखते हैं, समझते हैं, दिल में लेते हैं, तो उस चीज का हमें जिंदगी में कैसे इस्तेमाल होना है और वो हमारे लिए कितनी जरूरी है भी बताई जानी बहुत जरूरी चीज है शुरुआत में। और तो मतलब ये है कि, और दूसरा ये है कि पढ़ाई गई चीजें सिर्फ आपको रोजी रोटी दे देंगी जिंदगी में और आप खाने कमाने लगेंगे, ये मानसिकता नहीं है पढ़ाई से जुड़ी। पढ़ाई जो है वो आपके जीवन को और भी तरह से संवारती है, रोजी रोजगार के अलावा, क्योंकि रोजी रोजगार ही से जीवन नहीं है, बहुत सारी बातें हैं तो इसमें। और दूसरा मेरा अपनी तरफ से कहना है कि और जरूरत है कि हम थोड़ा कल्चर और आर्ट को ज्यादा अहमियत दें शुरुआत से बच्चों में। ऐसे संस्कार, और इनको तो ऐसे ही लिया जाता है कि जैसे ये तो ऐसे काम है या ऐसी चीजें, ऐसी विधाएं हैं जिनका आना जरूरी नहीं है, ऐसा करने वाले कुछ लोगों की कौम है। अगर आपको एंटरटेन होना है तो थिएटर में बहुत सारे लोग हैं यार, नाचेंगे, आएंगे, आप जाके थिएटर देख लीजिए, आपको मजा आ जाए, आपका करना जरूरी नहीं है। वो एक खास तरह का समाज है जो ये सब करता है, ऐसी मानसिकता भी है। तो मेरा ये मानना है कि शुरुआत में ही जैसे बाकी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, वैसे हमारा कला और कल्चर हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, जो शुरुआत में ही बच्चों को जो है बिल्कुल बाकायदा इन चीजों में डुबोया जाए कि हमारा संगीत क्या है और हमारा साहित्य क्या है और हमारा इतिहास क्या है, हमारा, हमारी जो आर्ट है, आर्ट और कल्चर की जानकारी बहुत अच्छे ढंग से बचपन में से जोड़ना चाहिए बच्चों को, जिससे वो मजे लेते लेते उसमें उतरें। और वो किसी भी फील्ड में आप काम करेंगे, लेकिन आर्ट और कल्चर आपको बहुत मजबूत रखता है। ठीक उस तरह जैसे कि हम एक पौधे को अर्घे में ठीक से मिट्टी से बहुत अच्छे से रोकते हैं और उसको केयर करते हैं, उसी तरह से हमारा लिटरेचर और हमारा कल्चर जो है वो हमें संभालता है और हमें किसी भी फील्ड में और ज्यादा मजबूत करने में हेल्प करता है, ऐसा मेरा मानना है। जी, बिल्कुल सर। सर, आपने कहा कि आपकी शुरुआत थिएटर से हुई, आपने इनिशियली कई सारे प्लेस भी लिखे, क्या आप दोबारा भविष्य में प्लेस लिखना चाहते हैं? हाँ, 100%। बिल्कुल, इन्हीं दिनों मेरे मन में है कि मैं प्ले एक दो और लिखूं, और जल्दी मैं एक प्ले पे काम भी शुरू करूंगा, उसका सब्जेक्ट मैंने फाइनल किया है। क्योंकि थिएटर का अपना एक अलग मजा है और इस वक्त मैं कर सकता हूँ थिएटर, तो एक आधा प्ले भी मैं शुरू करूंगा जल्दी, और मैं उसे लखनऊ में भी करूंगा, है ना। तो करना चाहिए प्ले से अभी, क्योंकि प्ले की राइटिंग डिफरेंट है, मैं वापस स्वाद चखना चाहता हूँ प्ले लिखने का। जी सर। तो प्ले अभी मैं मन बनाया है लिखने का, उस पे काम शुरू करेंगे जल्दी अभी। सर, आने वाली पीढ़ी के लेखकों को अगर आप एक एडवाइस देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? हाँ, वही मेरा तो वही कहना है कि भाई, लेखन का काम बहुत जिम्मेदारी भरा काम है, और लेखक जो है वो हवाएं बदलता भी है, और लेखकों ने बहुत सारी क्रांति के जिम्मेदार लेखक बने हैं, इतिहास बनाए हैं लेखकों ने। तो आप लिखने के लिए कुछ भी चुने, आप कुछ भी लिखें, आप गीत लिखें, आप मतलब नॉवेल लिखें, आप फिल्म लिखें, आप शॉर्ट फिल्म लिखें, मेरा आपसे यही कहना है कि पहले शुरुआत में आप पढ़ाई अच्छी करें। और पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई जो है आपको हर जगह जाके मदद करने वाली है, और उसके बाद में आप लिखें, और विषय आप चुने जो विषय थोड़े से कारगर हैं, जो विषय हमारे लिए जरूरी हैं, जिन विषयों की जरूरत है उनको जिम्मेदारी से चुने।
कुछ भी करके वाहवाही न लूटें, और कुछ भी करके नाम को चमकाने की बात ख्याल में न लाएं, क्योंकि कुछ भी करके नाम चमकता है बट वो लंबे वक्त तक नहीं चमकता है। लेकिन अगर आप मजबूत काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो आपका परिचय भी बड़ा होगा और आप मजबूती से लंबे वक्त तक एज ए राइटर कामयाबी को देखेंगे। ऐसा मेरा अनुभव है काम को जी लेकर। सर, कई सारी मूवीज के लिए कहानियां लिखी, कई सारी मूवीज के लिए संवाद लिखे, क्या इनमें से कोई एक कहानी ऐसी रही जो आपके बड़े क्लोज हो या जिसको लिखते वक्त आपको बड़ा आनंद आया? ये फिल्म तो अंदाज अपना अपना थी, जो मतलब अलग तरह की फिल्म थी, अंदाज अपना अपना। और वो आज भी जो है कई कई बार आज की जनरेशन देखती है उसे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इसकी तारीफ करते हैं लोग, अंदाज अपना अपना की। मतलब एक ऐसी फिल्म थी जो यूं ही थी, बस डायलॉग बाजी है और उसका कोई मतलब भी नहीं है, फालतूगिरी कुछ बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमने कभी देखे नहीं है, और कुछ ऐसे गोल्स हैं जिनका पता नहीं है, और कुछ ऐसी दोस्ती है जो हमने कभी देखी नहीं है। तो बड़ी एक अनोखी सी फिल्म थी अंदाज अपना अपना, जिसको लिखते हुए मुझे बहुत मजा आया। और अभी कोशिश करूंगा कि कॉमेडी में कुछ और चीजें अच्छी लिखूं, क्योंकि कॉमेडी जो है वो सबसे अच्छा विषय है, लोग हंसते हैं, लोगों को मजा आता है। तो अंदाज अपना अपना जैसी फिल्म आगे भी लिखूं। और राइटिंग में अगर मैं बताऊं तो मुझे मुंशी जी, मुंशी प्रेमचंद जी प्रेमचंद। की कहानियों जी ने सर। जो दिलों में जगह बनाई है बचपन से, वो एक अलग तरह का प्रभाव छोड़ा उन कहानियों ने। और वो सिनेमा में वो रंग मैंने नहीं देखे, और मुंशी जी की कहानियों से ही मैं प्रेरित होकर के एक तरह से लेखक बना। क्योंकि पहली मैंने कहानी जो उन्हीं की उठाई थी, मंत्र, जिसको मैंने नाट्य रूपांतर किया था, उसे मैंने मिनी रविंद्रालय लखनऊ में किया था। पहला मेरा प्ले था वो, जी सर। जिसमें मैंने डायरेक्ट किया था। तो मुंशी जी की कहानियों में जो देखिए इमोशन जो इतने पावरफुल इमोशन वो कहानी में होते थे, जो बड़ी सरलता से कहे जाते थे। लाइक उनकी कहानी ईदगाह पे लीजिए, जी कैसे सर। वो एक चिमटा बच्चा लेके दादी के लिए आ जाता है, मेले दादी से, के लिए। कैसे पैसे हम्म, उसे खर्च के लिए दिए गए थे, नहीं उसने करता खिलौना, वो। हाँ खिलौना लेके चिमटा लिया, और वो चिमटा लेकर के जब घर पे आता है जी। और दादी को देता है, तो इतना मार्मिक दृश्य है वो, जी और दिल को सीधा लगने वाला दृश्य है ये। तो जी। ये जो लिटरेचर है, ये जो कहानियां हैं, ये जो राइटर है मुंशी जी जैसे जो राइटर हैं, जिन्होंने कहते हैं ना भारतीय समाज को ही लिखा है, मतलब गांव का जो चित्रण उन्होंने किया है और हर तबके पे काम उन्होंने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मजबूत राइटिंग है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, और ये बेस है हमारा। हमें अपना लिटरेचर पढ़ते हुए उसकी उसके बारे में जानते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। ये हमारा अपना साहित्य है, ये हमारे लेखक है, ये हमारे विषय हैं, इन्हीं में यही हमारा विषय है, इसी के साथ हमें चलना है। हाँ, आप वो काम जरूर करें जो काम ज्यादा लोग पसंद करें, लेकिन काम ऐसा जरूर करें जो काम अच्छा हो। ऐसा मेरा लेखकों से कहना है। बाकी तो अपना अपना फ्रीडम है, जिसको जैसा करना वो करे, लेकिन मेरा कहना है थोड़ा अच्छे अच्छे काम करते रहने चाहिए, खुशी भी होती है। जी। मुंशी प्रेमचंद के अलावा और कोई कहानीकार जिन्होंने आपको प्रेरित किया हो? लिटरेचर में तो मतलब मैं तो अब जैसे अपना रामचरितमानस ले लें हम, जी। तुलसीदास जी ले लें, रामचरितमानस, है ना। साहित्य में तो बहुत सारे लोगों को पढ़ा ही है मैंने, क्योंकि साहित्य मेरा वो रहा है। सिनेमा में अगर मैं बात करूं तो गुलजार साहब की फिल्में मुझे बहुत पसंद आती थी। हालांकि एज बहुत कम थी, बड़ी मेच्योर फिल्में इनकी होती थी, बड़े गहरे रिश्तों पे होती थी। पता नहीं मैं क्यों देखने जाया करता था, मैफेयर वगैरह में फिल्में लगती थी ये, और मैं श्याम बेनेगल दा की फिल्में देख लेता था। आ, तो ये एक मेरा रहता था गुलजार साहब की राइटिंग। देन सलीम जावेद साहब का मतलब दीवार जो फिल्म थी, उस फिल्म ने मुझे कहा ना एक तरह की किक दी थी बॉलीवुड के लिए। अच्छा। दीवार जो फिल्म थी उसका स्क्रीन प्ले बहुत पावरफुल था, उसका जो कैरेक्टर था मिस्टर बच्चन का, बहुत पावरफुल कैरेक्टर था। जी। और उन दिनों में मैंने वो फिल्म कहते हैं ना चोरी छिपे देखी थी, उसके लिए मैं घर में पिटा भी था, मदर ने पीटा भी था कि उनको पता लगा कि मैं फिल्म देखने गया था। तो मतलब ये एक ऐसी फिल्म जिसका नशा हो गया था, एक ऐसी ऐसा हीरो आया था दीवार में जिसे देख के नशा हो गया था। वो ये राइटिंग है, फिल्म की राइटिंग बात करें तो जावेद साहब। तो अपना बाकी ये है कि लिटरेचर में बहुत अच्छा काम, लिटरेचर हमारा बहुत स्ट्रांग है। और हमारा हिंदी लिटरेचर क्या, मराठी लिटरेचर, अब गुजराती में आप देखें प्लेज वगैरह, गुजरात में इतने अच्छे राइटरों ने क्या क्या लिख डाला है। मराठी में बहुत सारे प्लेज हैं, शानदार जी प्लेज सर। हैं, ऐसे बहुत सारा हमारा लिटरेचर है अपना।
जिसमें हम बहुत सारा काम आने वाले कल में मैं करना चाहता हूँ कि मैं कुछ लिटरेचर पे कुछ फिल्में करूँ, ऐसा प्रयास है मेरा करने का। जी सर, हम सभी ने स्कूल सिलेबस में साहित्यकारों की अच्छी-अच्छी कहानियाँ पढ़ी। इनका कई बार मंचन भी हुआ, लेकिन इन पर कभी कोई फ़िल्म्स नहीं बनी। इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि बॉलीवुड में काम पाने के लिए एक तो बॉलीवुड कहाँ है? बॉलीवुड है मुंबई में, तो पहले तो आपको मुंबई आना पड़ेगा, जी, मुंबई रहना पड़ेगा। जी, तो ये एक ऐसा काम है कि जहाँ पर आपको ये पता नहीं है कि अगर आप चलिए, आप मान लीजिए आप 1 साल मुंबई में रह जाते हैं, तो आपको एक फ़िल्म लिखने को मिल जाएगी। ऐसा यहाँ ज़रूरी नहीं है। जी, हो सकता है आपको साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाएँ और कोई कायदे का काम आपको ना मिले। तो जी, एक ऐसी फ़ील्ड है जहाँ पर कोई आके कैसे रहे, वो कैसे जिए, कैसे अपने खर्चे निकाले और एक ऐसे काम में अपने आप को इन्वेस्ट करे जिस काम का पता नहीं है उसे कब ब्रेक मिलेगा, कब उसे मौका मिलेगा, कैसा मौका मिलेगा, वो चीज़ क्या होगी, चलेगी, नहीं चलेगी। इसलिए बहुत सारे लोग इस तरफ का रुख नहीं करते हैं और ये सच्चाई है। जी, और लेकिन एक दूसरा, और जब तक आप यहाँ आकर के यहाँ पे आप फाइट नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप प्रयास नहीं करेंगे और अपने काम को और संवारेंगे नहीं, उस काम को पॉलिश नहीं करेंगे, तब तक आपको काम नहीं मिलेगा। आपको उस मंडी में तो आना पड़ेगा जहाँ काम मिलता है। और जी, कोई ऐसी अभी तक कोई व्यवस्था ऐसी बनी नहीं है कि हम अलग-अलग जगहों के राइटरों की कंटेंट को हम यहाँ मँगा करके उसे पढ़ के समझें कि हाँ साहब, इस कहानी में दम है, इसे फ़िल्म बनाया जा सकता है। ऐसा कोई जी, हाउस नहीं बना अभी तक, ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं बना अभी तक। हालाँकि होना चाहिए, क्योंकि देखिए, कहानी में अगर पटकथा किसी को लिखना नहीं भी आता है, मान लो कोई स्क्रीन प्ले, जी, क्योंकि जैसे मैं था, स्क्रीन प्ले राइटिंग नहीं आती थी मुझे, मैं तो प्ले लिखता था। तो ये जी, स्क्रीन प्ले राइटिंग मैंने यहाँ के धीरे-धीरे सीखी लोगों के साथ बैठ-बैठ करके। तो मान लो कोई कहानी की सोच अच्छी रखता है, कोई अच्छी कहानी किसी के पास है और वो कहानी यहाँ पर किसी माध्यम से मंगाई जाए, उसे पढ़ा जाए। अगर उस कहानी में स्कोप है तो हम किसी प्रोफेशनल राइटर से स्क्रीन प्ले लिखवा सकते हैं, उसका डायलॉग लिखवा सकते हैं। जी, लेकिन उस कहानीकार की शुरुआत हो सकती है एज ए राइटर, जिसकी जी, कहानी हमने चुनी है। फिर धीरे-धीरे स्क्रीन पे डायलॉग में भी उसको अपना आगे आ सकता है वो। लेकिन ऐसा कोई अरेंजमेंट है नहीं हमारे बॉलीवुड में, जबकि होना चाहिए, तो नई-नई कहानियाँ तभी आ सकती है। तो कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ भी कहानी यहाँ भेज सकता है और उसकी कहानी यहाँ चुनी जा सकती है। वो अपने जॉब को कर सकता है, अपने काम को कर सकता है, अपने वहाँ रह सकता है। उसे आने की ज़रूरत भी नहीं, उसकी कहानी पे यहाँ फ़िल्म बन रही है, उसका नाम हो गया, फिर वहाँ बैठे-बैठे वो लिख भी सकता है। ज़रूरी नहीं जी, उसे मुंबई आके वो रहे। लेकिन ऐसा कुछ अरेंजमेंट तो है नहीं यहाँ बॉलीवुड में, अभी तक तो नहीं किया किसी जी। ने। तो एक लेखक को अगर फ़िल्म लेखन की तरफ जाना है, तो आज के समय में उसके लिए क्या-क्या चुनौतियाँ होंगी? देखिए, बात वही हो गई कि अगर फ़िल्म लिखनी है तो फिर आपको मुंबई में आके रहना पड़ेगा। जी, तभी आपका बात बनती है। दूसरा ये कि आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा फ़िल्म राइटिंग। तो जी, सीखने के लिए हमारे काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएँ हैं काफ़ी, जो राइटिंग सिखाती हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। आप वहाँ से कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ आके रहेंगे तो यहाँ आप किसी सीनियर राइटर को असिस्ट करेंगे, फिर आप प्रैक्टिकल उससे कुछ सीखेंगे। उसके बाद जब काम करेंगे तो पहले काम से आप सीखना शुरू कर देंगे, फिर आप लगातार काम करते रहिए, सीखते रहिए। जैसे मैं भी लगातार सीखता रहता हूँ, फ़िल्में लिखता रहता हूँ। तो मुझे जी, लगता है आप जैसे-जैसे काम करते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, वैसे-वैसे आप और ज़्यादा सीखने लगते हैं हर काम से। शुरुआत में आपको थोड़ा जी, समय तो यहाँ देना पड़ता है। दूसरा एक माध्यम भी ये हो गया है कि लोग ना बुक लिखने लगे हैं अभी। बुक लिखते थे अपना, बुक पॉपुलर हो जाती है, तो फ़िल्म बन जी। जाती है। तो अगर फ़िल्म आप बन जाते बुक लिख बिल्कुल। हाँ, अगर आप बुक लिखते हो, थोड़ा-सा इस बात के लिए अलर्ट रहें कि ये बुक पे आपको फ़िल्म बनेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप मन में रखें, फिर आप लिखें उसे। तो आपके मन में जी, रहेगा, चूँकि फ़िल्म के लिए आप लिख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें फ़िल्म जैसी इसमें दिखने लगेंगी। ये भी आप काम कर सकते जी, हैं, कोई बुक लिखिए आप शानदार, बुक को पब्लिश होगी, बुक अगर चल पड़ी, तो आपको प्रस्ताव आ जी। जाएगा फ़िल्मों से, आप फ़िल्म लिखिए फिर। जैसे हमारे चेतन भगत और इस तरह कई राइटर्स हैं, जो बुक लिखते हैं और बुक से सिनेमा लिख देते हैं। सर आप कुछ कोई बुक लिखना चाहते हैं फ्यूचर में? हाँ, मैंने सोचा है, मैं एक बुक लिखूँगा सिर्फ़, एक बुक लिखूँगा मैं। और वो बुक मैं कब लिखूँगा मुझे पता नहीं, मगर मैं एक बुक लिखूँगा और जिस जी, बुक में मैं बॉलीवुड की बातें भी थोड़ी करूँगा, अपने संघर्ष की बातें भी करूँगा और वो बुक थोड़ी ऐसी ज़रूर होगी जो जी, नए जो बच्चे हैं, जो इस तरफ रुख करते हैं, उन्हें थोड़ी-सी मदद मिलेगी बुक पढ़ के। उसमें मेरे अपने अपने अनुभव होंगे, अपनी चीज़ें होंगी। जी, तो वो मैं अभी लिखूँगा थोड़ा और रुक करके, क्योंकि बुक ना बैठे-बैठे लिखी जा सकती है घर में। अभी थोड़ी फ़िल्में लिखने के मूड में हूँ दरअसल। कुछ फ़िल्में अभी और लिखना चाहता हूँ जो
और मैं अपना बच्चों पे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों पे मैंने एक फिल्म लिखी है गट्टू करके, नेट पे अवेलेबल है, लेकिन अभी दिल भरा नहीं है अच्छा। मेरा। दिल भरा नहीं है मेरा, और मैंने भी एक स्क्रिप्ट अच्छा। मैंने जो, हाँ बच्चों पे, क्योंकि बच्चों पे काम करने का मतलब है कि बहुत मजेदार काम होता है कि कुछ ऐसा बनाए जो बच्चे टूट के देखें, और बच्चे आपस में एक दूसरे को जी, दिखाएं, बच्चों के झुंड आकर के थिएटर में उस चीज को देखें, ऐसी कोई चीज लिखी जाए, ऐसा भी मन बनाया है बच्चों पे काम करने का। ये आपने बहुत अच्छी बात कही सर। हम लोग जब छोटे थे तो बहुत सारे बच्चों की मूवीज बनी थी, दामू हाँ और त्रिशंकु, ये सब बच्चों की मूवीज थी। आजकल तो ऑलमोस्ट देखने ही नहीं मिलती है बच्चों पे मूवीज, सब आजकल बिल्कुल बड़ों के लिए बनाई जाती है। जी। बिल्कुल, नहीं हम अ, करेंगे, करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं जी। बच्चों पे एक फिल्म। सर आप अभी थोड़ी देर पहले कॉमेडी मूवीज की बात कर रहे थे। एक ऐसा समय था जब मूवीज में कॉमेडी कैरेक्टर्स स्पेशली लिखे जाते थे, जो आज नहीं रहा। उस समय के कॉमेडी डायलॉग्स को आज हीरोज के जेस्चर्स और हाव भाव ने ले लिया है। आपका इस बारे में क्या कहना है? दरअसल क्या हो गया ना, चीजें जब बदली तेजी से, तो अभी कॉमेडी से फिल्म, तो अभी फिल्म सिर्फ सोर्स तो है नहीं, अभी तो इतने सारे सोर्सेज हैं कॉमेडी के। स्टेज है, अभी जो है अपना स्टैंड अप कॉमेडियन एक कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद में शो चलते रहते हैं, कॉमेडी शो जितने होते रहते हैं। तो क्या होता है कि अपना लोग सब चीजें देखते हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि जब चीजों का विस्तार होता है, चीजें बहुत सारी क्वालिटी में आती हैं, बहुत सारे तरीके से आती हैं, बहुत सारे रूप में आती हैं, बहुत सारी शक्लों में आती हैं, तो एक ही जी। चीज है वो हर तरह से आपके सामने है। तो इस तरह का वो हो जाता है कि आप किस बात पे हंसे। हंसने के लिए कभी कभी हम किसी कॉमेडी शो में देखते हैं, कोई बात ऐसी कह दी गई, लोग हंस तो पड़े, लेकिन हम सोचने लगते हैं अरे ये ऐसे कैसे कह दिया इसने, क्या इसको कहना चाहिए था ये, जी। अरे इसने तो जी। बड़ी गलत बात कह दी, बट लोग तो इस पे हंस पड़े। फिर हम जी। दोबारा जब उस शो को 2 दिन बाद देखते हैं, तो उस तरह की 3-4 बातें वो एक्टर करता है जो उसने 300 पहले जी। किया हुआ था, क्योंकि लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो कॉमेडी का मतलब अभी मायने बदल गए हैं, काफी चीजें बहुत ऊट पटांग हम कह सकते हैं कि कुछ भी करके हंसाना है, किसी का पजामे का नाड़ा खींच के हंसा दो, कुछ भी करके हंसा दो। जी। लेकिन कॉमेडी में ये होता है कि वो चीज जो कहते हैं ना कि अंदर से आपको गुदगुदा दे, अंदर से आपको हंसा दे, और आप एक साथ बहुत सारे लोग बैठ के हंस सकें, आप फैमिली के साथ बैठ के हंस सकें, और आपको हंसी आए, बहुत दिल से आप हंसे, और सेम तरह से आप बिल्कुल खुले खुले मन से उस चीज को देख रहे हैं बिना डर के, और फिर आप हंस रहे हैं। ऐसी कोई फिल्म जिसे हम कहते हैं अंदाज अपना अपना, वैसी ही फिल्म है, इसको आप बिल्कुल बिंदास देखिए, पूरी फैमिली के साथ देखिए, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा डायलॉग नहीं है जिससे आपको देखते हुए इधर दाएं बाएं देखना पड़ेगा, ये क्या कह दिया इसने, ऐसा जी नहीं सर। है। तो मुझे लगता है कि जी। इस तरह का काम ज्यादा हो रहा है कि कुछ भी करके हंसाना, कुछ भी बोल के हंसाना, किसी की बेइज्जती करके हंसाना, ये एक तरह का एक दौर सा, जी। मतलब अजीब सा चल पड़ा है, लेकिन उसमें अच्छा काम भी हो रहा है, और काफी फिल्में भी बड़ी मीठी मीठी बीच में बन जाती हैं, और शोज भी काफी मीठे मीठे आ जाते हैं। वेब सीरीज में भी कुछ लोग इस तरह का काम भी लेके आ जाते हैं जो बड़ा साफ सुथरा अच्छा होता है, और लोग उसे लाइक करते हैं। तो आशाएं तो बनी हुई हैं हर तरफ से, और आशावादी आदमी हूं मैं। दर्शकों पे भी मेरा जी पूरा सर। भरोसा है कि हम। दर्शक जी अच्छी सर। चीजें लाइक करेंगे हमेशा। सर हम लोगों ने सुना कि आप अंदाज अपना अपना टू लिख रहे हैं। इसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं। अंदाज अपना अपना टू का ऐसा है कि अपना अंदाज अपना अपना टू जो है हमारी शुरुआत के दिनों की फिल्म है, जब हम इंडस्ट्री में नए नए हिट हुए थे, लाइक हमारी घायल फिल्म हिट हुई पहले, तो हमारी टीम पूरी बहुत ही फॉर्म में थी, और चूंकि हिट हुए थे तो स्टार थे इंडस्ट्री में, तो एक अपना एक अंदाज भी था। तो उसी दौरान डायरेक्टर ने बोला चलो एक कॉमेडी फिल्म इन दिनों बनाते हैं, तो हम सब ने समर्थन दिया कि हाँ इतने अगर मन से खुश हैं तो कॉमेडी फिल्म अच्छी बन सकती है। तो अंदाज अपना अपना पे काम शुरू हुआ, और अंदाज अपना अपना बनते 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 बन गई, बनते बनते बन गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म जब बन रही थी, सेट पे काम हो रहा था, तो बहुत इंजॉय कर रहे थे जी। लोग। हम जब स्क्रिप्टिंग करते थे, डायलॉग पे सीन पे काम करते थे, तो हम बहुत इंजॉय करते थे, बहुत हंसते थे। सेट पे आमिर सलमान सब लोग काम करते करते इम्प्रोवाइजेशन भी करते थे, हंसते भी थे। ऐसा लगता था कि हम जो चीज बना रहे हैं ये तो बहुत ही हिस्ट्री बनाने वाली चीज है। लेकिन जब फिल्म वो बन के थिएटरों में आई, और हम थिएटरों में देखने के लिए गए, तो हमने पाया हमारे पंचित पे रिएक्शन नहीं मिल रहे हैं, हमने पाया कि लोगों की भीड़ नहीं आ गई देखने के लिए, हमने पाया कि लोगों में अंदाज अपना अपना कोई एक्साइटमेंट नहीं है फिल्म को लेकर के, इतना कोई हुजूम नहीं है देखने वालों का, इतना लोग एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं जितना हमने बनाते हुए
फील किया था। तो हमें समझ में नहीं आया ये हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हो गई है। हमने तो कॉमेडी बनाई बट ये हमारे साथ ट्रेजेडी क्या हो गई। हम सब बहुत परेशान थे काफी जी दिनों तक, हमारी शक्लें उतर गई जी थी। वही समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हमने क्या बना दिया। उसके बाद इस बात का हमें जी मलाल तो रहा है कि फिल्म ने पैसा वैसा थोड़ा बहुत कवर किया ये वो, लेकिन फिल्म हिट नहीं हुई। और इतनी बड़ी स्टार कास्ट भी थी, इतने एक्टर जी थे, लेकिन बाद में फिल्म टीवी और जी उसके माध्यम से जब धीरे धीरे अलग जनरेशन में बहुत आई, चलिए। तो उसके बाद तो लोगों ने उसके दीवाने लोग हैं। तो हमें कम से इस बात की खुशी है कि चलो यार वो चीज बाद में वर्क की, बट अभी तो उस चीज को लोग मानते बहुत है। अभी टू में ऐसा है कि टू में मैं लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट, और चूंकि वन में क्या स्क्रिप्ट नहीं थी पूरी हमारे पास, सच्चाई ये है कि हमारे पास एक जी प्लॉट जैसा था और काम शुरू हो गया था, और स्क्रिप्ट जो है वो इम्प्रोवाइज होती रही, बनती रही, और फिल्म शूट होती रही। ऐसा हुआ है उस फिल्म के साथ में। और काफी चीजें जी सेट पे भी इम्प्रोवाइज हुई हैं, क्योंकि कॉमेडी थी और परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे हमारे साथ, तो हमने सेट पर काफी चीजें वहीं वहीं खड़ी कर ली थी हम लोगों ने। एक इस तरह का एक रिदम बन गया था हमारा आपस में काम का। लेकिन अभी टू की समस्या ये है कि टू पूरी स्क्रिप्ट लगेगी आज, क्योंकि अगर आप पे पूरी स्क्रिप्ट नहीं है तो कोई एक्टर काम नहीं करेगा। वो वक्त ऐसा था जब एक्टर ना जी काम कर लेते थे, चलो चलो करते हैं, राज जी ने सुना दिया बन जाएगी अच्छी चीज। अच्छा लेकिन अभी एक्टरों को भरोसा नहीं, एक्टर भी चाहते हैं पूरी स्क्रिप्ट दो हमें। तो पूरी स्क्रिप्ट कैसे जी बने जब पहली की स्क्रिप्ट ही नहीं थी, उसकी टू कैसे बने। इंटरेस्टिंग तो ये है। लेकिन अपना जी इससे मैं अभी लिख रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि एक ड्राफ्ट इसका हो जाएगा एक बार स्क्रिप्ट का, नाथ नंबर टू का। तो फिर इससे जुड़ी खबरें जी आएंगी बाहर। लेकिन मैं इसे लिख रहा हूँ, और मैंने इसे बिल्कुल मन बनाया है कि इसे बहुत अच्छा लिखा जाए, और ये टू देखने को लोगों को मिले, ऐसा मेरा प्रयास होगा। तो जी कुछ दिनों में मे भी इससे जुड़ी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। फिल्म आगे बढ़ गई है। सर, अभी आपने कहा कि आप मुंशी प्रेमचंद से प्रभावित हैं, तो उनकी किसी कहानी पे आप फ्यूचर में क्या कोई मूवी स्क्रिप्ट या प्ले लिखना चाहेंगे? कोई ऐसी कहानी जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए? देखिए, मुंशी जी की कहानियों पर मैंने एक बात सोची है, जो मैं चाहता हूँ कि दूरदर्शन से बात हो मेरी, और या सरकार का कोई तंत्र हमारे साथ आए कि मुंशी जी ही नहीं बल्कि और भी दूसरे जो हमारे साहित्यकार हैं, उनकी चीजों को। क्या होता है कि लिटरेचर में हम जब उसका सिनेमा करने जाते हैं, कि मान लो हमने एक नॉवेल उठाई, एक बुक उठाई हमने किसी साहित्यकार की, उस पर हमने एक फिल्म सोची। जब हम फिल्म सोचते हैं तो जी हमारे सामने उसमें बहुत सारे कमर्शियल बातें आ जाती हैं, कि हम उसमें जी किस तरह के लोगों को चुने। कभी कभी हम फेस वैल्यू के चक्कर में एक लिटरेचर को खराब भी कर देते हैं। हमें लगता है नहीं, हमें इसमें जी स्टार ही चाहिए, और एक ऐसा स्टार उसको हाँ बोल देता करने के लिए जो हमारे लिए अवेलेबल है, मगर वो कहानी में बैठता नहीं है। तो वो चीज भी हम खराब कर देते हैं। मेरा ये मानना है कि मुंशी जी की भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, और ऐसे बहुत सारे साहित्य में कहानियां हैं जो छोटी छोटी कहानियां हैं, जिन कहानियों को हम ना, जी छोटा मैसेज भी है, उन कहानियों को कॉमर्शियल झामा पहनाने की जरूरत नहीं है। उनको किसी तरह से मोल्ड जी करने की जरूरत नहीं है, उनमें किसी तरह का फिल्मीकरण करने की जरूरत नहीं है, उसमें बाजार की जरूरतें डालने की जरूरत नहीं है। ऐसी कहानियां जिनको हम शॉर्ट फिल्म के फॉर्म में, और हम उनको बना सकते हैं, और बना के दर्शकों के बीच में हम ओटीटी प्लेटफॉर्म से ला सकते हैं। तो जी बट उसमें वही है कि बनाने वाले मेकर्स नहीं है जो ऐसी चीजों में पैसा लगाएंगे। इसमें जी सरकारी तंत्र का साथ में आएगा, तो हम मुंशी जी की कहानियों को और ऐसे बहुत सारे साहित्यकारी कहानियों को आज की जनरेशन से रूबरू कराएंगे। हम इस माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे कि देखो मुंशी प्रेमचंद जी है, जिन्होंने इसमें, हमारा ईदगाह है, हमारी मंत्र है, हमारी बड़े भाई साहब हैं, ये सब कहानियां बहुत जी सुंदर हैं, जो हमारे बच्चों तक, हमारी जी जनरेशन तक पहुंचनी चाहिए। तो भी ऐसा मेरे मन में है, जो देखता हूँ ये कैसे होता है, मन में तो है जी करने का। सर, दूरदर्शन में पहले 52 एपिसोड्स के सीरियल बना करते थे। कई सारे ऐसे भी सीरियल्स बने जो बच्चों के लिए थे और जिनमें हर दिन एक नई कहानी दिखाई जाती थी। आजकल के सीरियल्स एक ही कहानी को कई सालों तक दिखाते हैं। पिछले जमाने के उन सीरियल्स को भी दर्शक थे और आज के इन सीरियल्स को भी दर्शक हैं। क्या फ्यूचर में वैसे ही क्लासिक सीरियल्स का दौर फिर लौटेगा? बिल्कुल सही बात है ये। और पिछले दिनों क्या हो गया है कि टीवी सीरियल्स में, क्योंकि वो जब कोई चीज किसी रेस में आ जाती है ना, जी आप किसी रेस में शामिल हो जाते हैं, तो फिर रेस का एक कल्चर है, उसमें कुछ भी करके आपको आगे रहना है। और जब कोई चीज बंटने लगती है तो ऐसा लगता है कि हम कितनी जल्दी उसे बटोर लें, कितनी जल्दी उसे समेट लें, जी और ज्यादा हम ले लें, जी कोई ना ले उससे पहले हम ले लें। तो जी टीवी की दुनिया में क्या हो गया, टीआरपी के गेम में ऐसा खेल हो गया कि
जो शुरू में होने लगा, फिर कुछ और होने लगा, फिर कुछ और होने लगा, फिर कुछ का कुछ होने लगा, अभी तो कुछ का कुछ हो रहा है जो भी है। लेकिन वो जी एक चक्र है जो घूमता है। अभी वापस दर्शकों को ना एक कंटेंट चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए, जो खामखा की फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ठीक ठाक चीजें होनी चाहिए जिनसे हम अपने आप को जोड़ के देखें, जिनसे हम रिलेट करके देखें अपने आप को। तो मुझे लगता है ऐसे विषय अभी दूरदर्शन के साथ जो हमारे शोध पहले आते थे वो ऐसे विषय होते थे, पारिवारिक होते थे, मतलब होता था, राइटिंग उनकी स्ट्रांग होती थी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी। और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ, अभी वापस देखिए ना दूरदर्शन के वापस प्रोग्राम आ रहे हैं, और टीवी में भी मुझे लगता है काम थोड़ा बदल के भी होगा, कुछ नया होगा। और अभी इमोशंस की और छोटी छोटी कहानियों का मुझे लगता है कि लोगों का रुझान भी बढ़ेगा देखने के लिए, बनाने वाले भी इसे बनाएंगे। क्योंकि कोरोना की वजह से भी हुआ कि दुख और पीड़ा हमने बहुत देखी, हमने जी बड़ा बहुत कुछ देखा, एक डर भी देखा, हमने बहुत सारी चीजें देखी। जी सर। तो अभी हमें ये देखना है कि आने वाले कल में हम थोड़ा सा मुस्कुराएं, थोड़ा सा हम ईश्वर की तरफ अपने मन को लगाएं, और थोड़ा सा हम व्यवहारिक बने, थोड़ा सा इमोशनल हो, लोगों को केयर करें। ऐसी भावनाएं लोगों के अंदर अभी तेजी से आ रही हैं। तो उसका फर्क हमारा एंटरटेनमेंट दुनिया में भी पड़ेगा, वहां कभी चीजें बदलेंगी, और बदलनी चाहिए, जरूरी भी है। और आने वाली जनरेशन पे ये जिम्मेदारी है कि वो अच्छा अच्छा काम करें। जी सर, अगर दूरदर्शन की ही बात करें तो एक ऐसा भी समय था जब हमें डिफरेंट स्टेट्स की, डिफरेंट लैंग्वेज की अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलती थी, जो आज बिल्कुल नहीं है। आज सभी अपनी अपनी भाषाओं तक सीमित हो गए हैं। आपका इस पर क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि मे भी दूरदर्शन में ये सब चीजें दिखानी बंद हुई हैं, क्योंकि इतने चैनल्स हो गए हैं, और जी साउथ की लैंग्वेज में बिल्कुल। इतने चैनल्स हैं, तो आप किसी भी तरह की फिल्म किसी भी चैनल पे जाके देख सकते हैं। दरअसल माध्यम दूरदर्शन के अलावा बहुत सारे हो गए, देखते इतने शोज हमारे आते हैं, डब किए हुए शोज इतने आते हैं जो हिंदी के, तमिल में, तेलुगु में, इतना मटेरियल बाकी जगहों पे आ गया है। तो दूरदर्शन में स्पेशल कोई वो फिल्म देखने के लिए अभी नहीं नहीं जाएगा ऐसे बैठता। दूरदर्शन ने उन जी प्रोग्राम्स। लेकिन अभी दूरदर्शन एक नए शेप में आएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि और वो जो जी नए शेप में आएगा वो इस तरह की चीजें दूरदर्शन में प्लेस की जाएंगी। और जरूरत भी है कि हम दूरदर्शन का एक एक रुतबा अपना बना के बना रहना चाहिए दूरदर्शन का, जो मुझे लगता है अभी बनने वाला है रुतबा दूरदर्शन का। जी सर, इससे एक बात ये भी निकलती है कि पहले जो मूवीज बनती थी वो हमारे डे टू डे लाइफ या साधारण लोगों से रिलेट करती थी। आजकल बनने वाली मूवीज फिक्शनल हो गई है, ये एक पर्टिकुलर रिच क्लास को ही दर्शाती है। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए अगेन इसमें वही बात आती है कि चूंकि बहुत सारे सोर्सेज से कंटेंट आने के जरिए बन गए हैं, हमें बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगहों से देखने को मिल रही है। दूसरा ये हुआ है कि जैसे कि जो भी चीज बनाई जा रही होती है, जी और उस चीज का जो भी एक स्वरूप होता है, उसका जो भी एक रूप बन करके आता है, जी वो बनाने वालों पे बहुत डिपेंड करता है कि किस तरह के लोग बना रहे हैं। जिस तरह के लोग बनाते हैं वैसी चीज बनाएंगे वो अच्छा। चक्करी। जी जिन्होंने जिस तरह का कल्चर देखा है, या जिस तरह के कल्चर से वाकिफ है, जिस तरह की सोसाइटी से वाकिफ है, जिस तरह के घर से वाकिफ है, जी वो लोग ना उसी तरह का घर दिखाएंगे और वैसा ही कल्चर दिखाएंगे ना। जी तो अब ये हो गया है। तो अभी पिछले कुछ दिनों से जो घराने फिल्म बनाने वालों के जो मेकर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने जो भी हमें परोसा है वो उनका अपना एक अपनी सोच है, जिससे वो गुजरे हैं या जिससे वाकिफ है। जी और फिर वो बॉक्स ऑफिस पे उसके कलेक्शन भी ठीक हो गए। लोगों ने उसको इस तरह जी से देखा बिल्कुल। कि ये लाइफ उन्होंने देखी नहीं थी, उनको लगा ये तो बड़ी मजेदार लाइफ है, इतनी ग्लैमरस लाइफ है, रंग बिरंगी है। ऐसे लोग, ये तो डिनर लोग करते हैं तो इतनी सारी प्लेट्स होती है, डिनर ऐसे होता है, जी इस तरह का डाइनिंग जी हॉल होता है। तो लोगों ने ये जिंदगी जिससे जिससे वो वाकिफ नहीं थे, उन्होंने उसको देख लिया पैसे खर्च करके, चला मैं देख लेता हूँ, इसलिए वो सिनेमा काफी प्रमोट हुआ है। उस तरह की फिल्में बहुत जी चली हैं, शादी ब्याह में गाने बजाने हैं, वो बड़े लेवल जी पे तमाशे ये वो। तो मुझे ऐसा जी लगता है। और वो जो वक्त था जब फैमिली फिल्में ज्यादा बनती थी, या फैमिली इमोशंस ज्यादा होते थे फिल्मों में, तो उस वक्त में जो हमारे मेकर्स थे वो चूंकि आ, बंटवारे का भी दौर उन्होंने देखा था, और एक तरह की पीड़ा भी जी देखी बंटवारे की, तो फैमिली का टूटन भी देखा था, इमोशंस भी देखे थे। तो ज्यादा ना रिश्तों पे काम पहले हुआ कि रिश्तों पे काम हो, फैमिली फिल्में बने, दोस्ती पे फिल्में बने, क्योंकि जी दोस्त थे दो जो बट गए, एक लाहौर चला गया, एक दिल्ली रह गया, जी तो दोस्ती पे फिल्में बनी। तो इस तरह की इमोशंस पे पहले काम हुआ, और देखने वाले लोगों ने भी उनको खूब जी भर के देखा। आनंद जैसी फिल्में बनी, जी आनंद जैसी फिल्में बनी, तो लोगों ने भरपूर इसे देखा, इन फिल्मों को कामयाब किया।
तो बनाने वालों का भी एक इमोशन था सिनेमा के साथ में, देखने वालों का भी एक इमोशन था सिनेमा के साथ में, जो जी टाइम के साथ बहुत बदला है। और लेकिन टाइम बदलता रहता है, फिर कुछ बदल जाएगा, फिर इमोशंस पे काम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान बिना इमोशन के तो वर्क नहीं कर सकता, बिना इमोशन के तो कोई कहानी जी नहीं सकती। हिंदुस्तान में इमोशन हमेशा चलता है, जी हमेशा जो है विजयी है। जी। सर, फिल्मों में बोलियों का क्या महत्व है? देखिए, बोलियां तो मतलब बहुत ही अहम चीज है, जी बोलियों से लेकर के। और फिल्मों में ना बोलचाल को ना बहुत अच्छे से प्रमोट किया गया, आप देखें अगर, तो जब कोई फिल्म हम सोचते हैं तो मान लो उसको हमने मुंबई बेस सोचा, तो जी मुंबई में मान लो हमने एक बस्ती दिखाई, तो बस्ती में तो गुजराती लोग भी हैं, जी मराठी लोग भी हैं, वहाँ साउथ इंडियन लोग भी हैं, हर तरह के लोग वहाँ रहते हैं। तो उनके बीच की बातचीत में हमने वो भाषा दिखाई। हमने जब कोई ऐसा फंक्शन इवेंट रखा तो वहां पर भी हमने उस लैंग्वेज के साथ हमने हमने खेला। तो मुझे लगता है फिल्मों में, और फिल्मों में ये संभव भी है कि हम बहुत सारे चरित्रों को एक साथ दिखा सकते हैं। हम ट्रेन दिखाते हैं, ट्रेन में बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, बंगाली जी भी बैठा हुआ है, और उनकी जी बातचीत में हम भाषाओं के साथ चल रहे कहते हुए। और दूसरे से हम जब कहीं की बात करते हैं तो हम वहाँ का एक एक कहते हैं ना, वहाँ की पृष्ठभूमि, वहाँ का एक बैकड्रॉप हम पकड़ते हैं। तो बैकड्रॉप में हम भाषा ही क्यों, हम वहाँ के पहनावे को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के खान पान को, वहाँ के फेस्टिवल्स को, इवेंट्स को, सबको हम बहुत अहमियत देते हैं। पूरा बारीकी से काम हम लोग उस पर करते हैं। तो फिल्में मतलब इस बात का माध्यम भी है कि हम अलग अलग राज्यों के रंगों को समेट कर और एक वन गोल में आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, एक पैकेज के थ्रू कहते हुए। और भाषा एक बहुत बड़ी चीज है, मतलब कहते हुए भाषा बहुत बड़ी चीज है। और मैं तो इस बात का प्रयास करता हूँ कि अगर मैं किसी राज्य पे काम कर रहा हूँ और वहाँ की राज्य की जो मूल भाषा है जहाँ से मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं प्रयास करूँ कि उस मूल भाषा को ठीक से समझूं मैं। और मेरे जी जो कहते हैं ना एक्टर भी हैं, मेरे जो चरित्र निभाने वाले लोग हैं, वो भी उस भाषा को ठीक से समझे और उस भाषा को लगभग ठीक परफॉर्म करें। उसका मजाक नहीं बनना चाहिए, उसको बहुत ही ठीक से परफॉर्म करना चाहिए, ऐसा मजाक नहीं बनना चाहिए। क्योंकि भाषा जो है ना, वो एक तरह की हर राज्य की पहचान है। तो उस पहचान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उसके साथ जिम्मेदारी से बात करना चाहिए। जैसे अभी हमने कहीं पिछले दिनों कोई फिल्म बनी थी, उत्तराखंड बैकड्रॉप था उसका, और वो एक खास पहाड़ी भाषा पे काम उस पे हुआ, लेकिन वो काम मजाक की तरह हुआ। तो मैं जब उत्तराखंड गया, कुछ लोगों को मिला, तो लोगों ने नाराजगी जाहिर की कि आप लोग ना यार कुछ काम करते हैं, दिल से काम नहीं करते, आप जानकारियां भी लेते नहीं है। मैंने क्या हो गया, कहते ये फिल्म आप लोगों ने बनाई और इसमें ऐसा ऐसा आपने लैंग्वेज दी, हमारी ये भाषा तो नहीं है, तो आपने बिगाड़ के हमारी भाषा प्रेजेंट कर दी। तो मुझे थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ा, हालांकि मैंने नहीं बनाई, बट हमारी फील्ड से किसी ने बनाई ना। तो मुझे लगता है कि भाषा के साथ बिल्कुल मस्ती नहीं होनी चाहिए, भाषा के साथ जिम्मेदारी से काम होना चाहिए। सर, आपने कहा लिखने के लिए कल्पनाशीलता एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम नॉन फिक्शनल स्टोरीज की बात करें जो किसी पर्टिकुलर इंसान से या घटना से रिलेटेड है, तो उसके लिए रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है? कि अगर वास्तविक घटना पे आप कुछ लिख रहे हैं तो फिर आपको पूरी तरह से उस वास्तविक घटना की तह तक जाना चाहिए। जी इसलिए मैंने अभी तक कोई बायोपिक लिखी नहीं है, अभी तो कोई लिखा नहीं, कोई बायोपिक लिखी नहीं है। क्योंकि होता क्या जी है कि आपको ना तह तक चाहना है आपको, लेकिन आप उस तह तक जा सकते हैं जिस जो तह आपके सामने रखी जाएगी। जी आप अपने आप किस तह तक जाएंगे। अगर आपने मान लो किसी क्रिमिनल की लाइफ पे कहानी सोची है और फाइनली वो क्रिमिनल मारा गया है जी कहानी में, जी तो फिर आप उस क्रिमिनल की लाइफ जो आपको मिलेगी वहां से, वो जी आप ले लेंगे, फिर आप उस क्रिमिनल को आप मारेंगे। जी और तो आपको वही कुछ लेके चलना पड़ेगा कहानी में, जो तथ्य आपके सामने रखे गए, पुलिस के जरिए जो आपको तथ्य मिले हैं, और जो तथ्य परिवार के जरिए या उसके दोस्तों के जरिए जो भी चीजें आपको जानकारी मिली है, आपको उन्हीं के साथ चलना होगा। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं आती हैं, वो अंदर अंदर खत्म हो जाती है, जिनकी जानकारी आपको भी नहीं होती है। जी तो फिर आपको पता नहीं होता है कि आप जिस सत्य घटना पे बात कर रहे हैं कितना सत्य आप बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये रहता है। और अगर उसे आप थोड़ा सा भी घुमा फिरा देते हैं तो आप घुमा फिराना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो सत्य जो आपके सामने रखा गया उसे आप कैसे घुमा फिरा देंगे। तो जी मुझे लगता है कि सत्य घटना पे लिखना एक बड़ा जिम्मेदारी भरा काम है, और थोड़ा सा राइटर को ना थोड़ा बांध भी देता है। तो मैंने अभी तक कोई भी ऐसी चीज लिखी नहीं है जो सत्य घटना पे आधारित हो। फिर अगर अगर लिखूंगा तो उसे जिम्मेदारी से लिखूंगा, फिर उसमें मैं काफी
रिसर्च करूंगा ठीक से, कोशिश करूंगा कि इसकी तह तक जा करके कुछ ठीक जानकारी मैं जुटा पाऊं, उसके बाद उसे लिखूं मैं, अच्छा लिखूं। सर, कई बार हम कहानियों में देखते हैं कि नायक का शेड नेगेटिव है, वो कई सारी गलतियां कर रहा है, फिर भी उसके जीवन को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि हम उसे ओपनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारा ये ओपन एक्सेप्टेंस क्या हमारे बच्चों पे एक गलत प्रभाव नहीं डाल रहा है? बिल्कुल सही बात है। और इसमें हो क्या गया है कि मेकर्स और राइटर्स ने पिछले दिनों क्या हो गया कि जैसे कोई भी एक कैरेक्टर आप स्क्रीन पे लेकर के आए जो मानता नहीं है चीजों को, जो रूल्स को नहीं मानता है, जी। जो मतलब अपना एक थॉट रखता है और हर्ट भी करता है लोगों को, जी। और किसी तरह के डिसिप्लिन को नहीं मानता है, जी। वो नशा करता है तो नशा भी दबा के करता है, और वो बदतमीजी पे आता है तो बदतमीजी भी वो अच्छी करता है। ऐसे चरित्र कुछ लोगों ने गढ़े हैं और बॉक्स ऑफिस पे वो चरित्र बहुत चले हैं, बहुत अच्छे लगे। हमारी जनरेशन ने उसको देखा है, तो फिर उसमें और भी लोग बना रहे होंगे। तब जी। हो क्या जाता है कि ऐसी बात ना, अगेन उस तरह का विचार रखने वाले लोग ले आते हैं और लेके वो बना लेते हैं, बना के फिर वो बॉक्स ऑफिस में कुछ कलेक्शन आ जाता है, तो दो चार लोग उसको बना लेते हैं, बट ऐसा बनाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, कम लोग जी। ऐसे आते हैं जो ऐसा काम कर देते हैं। और बाकी दर्शकों में ज्यादा ऐसे ही हैं जो इन सब ऐसे हीरोज को नहीं लाइक करते हैं, ऐसे लोगों को लाइक लाइक नहीं करते। जी। बल्कि बताऊं मैं आपको, अभी अच्छा हुआ कि बहुत ज्यादा बुरा बुरा भी दिखा दिया गया बच्चों को, ये भी जी। अच्छा हुआ एक तरह से, अच्छा। कि अभी बच्चे ना बहुत ज्यादा सब देख देख करके समझने भी लगे हैं क्या ठीक है क्या नहीं जी। है, क्या जी। हमें करना है क्या हमें नहीं करना है, क्योंकि वो सब जी। चीजें देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। और जी। ये भी हो जाता है कि आज के वक्त में बच्चे ना कम वक्त में ना इतना कुछ देख लेते हैं, उनका बाकी जो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उन्होंने देख लिया एक बहुत ही, कहते हैं ना, शराबी कैरेक्टर जो गिर पी के गिर जाता है, गाली गलौज करता है, दोपहर में सो के उठता है, हैपनिंग अजीब बिखरी हुई लाइफ जी रहा है, देख लिया उन्होंने उसको, हो गया, उनको ये पता है हमें ऐसा नहीं बनना है, उनको भी नहीं जी। ऐसा, जी। हम क्यों ऐसा बनेंगे। तो बच्चे जिम्मेदार हैं, लेकिन ये बनाने वालों को आप ठीक नहीं कर सकते, उनकी फितरत को, जो ऐसा करने आते हैं वो ठीक नहीं कर सकते, उनको तो करना है, उनको करना है, उनको लिखना है, उन्हें डायरेक्ट करनी है, उन्हें निभाना है, क्योंकि एक्टर भी सोचता है मैं कैसे 200 करोड़ कमा लूं, मैं कैसे भी करके 200 करोड़ के क्लब में कैसे आ जाऊं, बनाने वाला सोचता है कि कैसे मेरा बैनर बहुत बड़ा हो जाए, और डायरेक्टर तो सोचता है मैं पहली फिल्म से ही इतना बड़ा स्टार हो जाऊं कि मैं जहां जाऊं 50 कैमरे मेरे ऊपर आ जाए, फटाफट फटाफट कुछ भी करके हो जाऊं, मैं कुछ भी करूं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। और वो एक तरह का एक एक तबका है जो हमारे आज इंडस्ट्री में है, जो हाईली क्रिएटिव तबका है, जो इस तरह की बातें करके जस्टिफाई भी करता है कि वो जो कह रहा है वो ये इसलिए सही है उसका कहना। तो ये एक ये चलता रहता है इस दुनिया में। और उसी में फिर कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो बड़े अच्छे अच्छे चरित्रों के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, मोटी सी बात है कि अगर आप कोई छीनने वाला नायक लेकर आते हैं जो सिर्फ छीनने पे बिलीव करता है, अगर आप कोई ऐसा नायक लेकर के आते हैं जो सिर्फ अपनी खुशियों में बिलीव करता है, अगर आप एक ऐसा नायक लेके आते हैं जिसे इस बात से खुशी मिलती है कि उसकी वजह से किसी की आंखें नम हो, कोई रोए, तो हो सकता है कि ये बड़ा अनोखा सा चरित्र लोग लाइक कर लें, यार ये कैसा कैरेक्टर आया हुआ है। लेकिन सही मायने में कोई ये तो नहीं चाहता वो ऐसा बने, जो लोगों को रुलाए और नशे में लोगों से बदतमीजियां करे और किसी के भी दिल को हर्ट करे, किसी के घर को आग लगा दे, लोग तो ऐसा नहीं बनना चाहते हैं। जी। तो ये करने वाले लोगों का मतलब यहाँ पे थोड़ा इन दिनों लोग बढ़े हैं, थोड़ा ऐसा करने वाले लोग हमारी फील्ड में जी। ज्यादा इस तरफ रुझान है लोगों का, कि कुछ भी कंट्रोवर्शियल बना दो, ऊट पटांग बना दो, अब कहते हैं ना कि अपना एंटी सनातन बना दो, कहते हैं हिंदू चरित्र खड़े कर दो, उनको रेपिस्ट दिखा दो, उन्हें कुछ भी दिखा दो, मतलब ऐसा कुछ जी। करो जिससे ये बात हो कि अरे यार ये कैसे दिखा दिया, दिन तब तक झंडे गाड़ लो और पैसे कमा लो, नाम बना लो, फिर अच्छे अच्छे चश्मे लगा के फोटो खिंचाओ अपना, वैसा क्या कर रहे हैं, बट क्या है ये नहीं है, जी। दुनिया नहीं है, और इस तरह के लोग ना वजूद में भी नहीं है। मैं नए लोगों को कहता हूँ कि पूरे आ, विश्वास से काम करिए, और काम वो करिए जो महके, काम वो करिए जो महके। कोई कहता है बिल्कुल, क्या कि बहुत हमारे, सुंदर। हाँ, महके, खुशबू हो, आप बगीचा खिलाइए जहां से लोग गुजरे तो लोग बोले अरे वाह क्या बगीचा है, कितने अच्छे गुलाब है इसके अंदर, जो गलियारे तक महक रहे हैं, ऐसे काम करिए, तब तो मतलब है जिंदगी का।
नहीं तो क्या सेंस है कोई एक्टर कोई फिल्म को करे, कोई एक्ट्रेस, और वो फिल्म अगर टीवी पे आ रही हो, वो इस बात से डरे कि ऐसा नहीं हो मेरे घर में वो फिल्म आज मेरे पापा भी देख लेंगे, तो फिल्म करने का भी क्या मतलब है? अगर आपको डर लग जाए इस बात से कि ऐसा नहीं हो मेरी फिल्म मेरी बुआ देख लेगी, बरेली जी, बिल्कुल सही। सोचेगी मेरे बारे में, कोई एक्टर आपको जी, सोने ना दे, है ना? तो ये फिल्म कहाँ से जी। आपको अंदर से खुश नहीं रख रही है, तो फिर बाकियों का क्या करेगी पता नहीं। तो मेरा प्रयास है कि कुछ और काम किए जाए अच्छे। सर, कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के जो छात्र छात्राएं हैं, जो इस बार अकादमी से पास होकर निकलेंगे, उनमें से कई अपने होम टाउन की तरफ जाएंगे और कई मुंबई की तरफ रुख करेंगे। उनके लिए आपका क्या संदेश है? पहली बात तो ये जो बीएनए है, भारतीय नाट्य अकादमी है, मैं इस जगह को अब नमन करता हूँ। और मैं मुझे ये थैंक यू नाम सर। लेते हुए, नाम सुनते बहुत अंदर से बहुत ही रोमांचित होता हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि मैं लखनऊ शहर से हूँ और मैं थैंक यू। बीएनए के आसपास से कई बार गुजरता रहता था, और मेरा भी मन करता था जी, कि मैं बीएनए से जुड़ूं, लेकिन वो हालात नहीं बन जी, पाए और मैं बॉम्बे चला आया। देखिए क्या है कि भारतीय नाट्य अकादमी जो है, जी, तो हम बात करें तो एक सरकारी संस्था है, और वो संस्था हमारे कल्चर रूट से जोड़ती है आपको, और वो हमारे जो रूट्स हैं उनकी आप केयर करें, ऐसी ही आपको जी, शिक्षा भी देती है। तो हमें उस शिक्षा का सम्मान करना चाहिए। देखिए सिनेमा से आपको जुड़ना है, सिनेमा से जुड़ना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं आपके मन में है। सिनेमा आपका स्वागत कर रहा है, लेकिन उसमें आप भारतीय नाट्य अकादमी की जो संस्कृति है उसे माध्यम बना करके सिनेमा में आप स्थापित होना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपनी एक संस्कृति है जिसे आपको पालनी है, वहाँ का कल्चर है जिसे आपको पालना है, वहाँ की विधा और विधा जो भी आपने सीखी है उसके साथ भी जी, आप कमिटेड है। और थिएटर और ये जी, जो अपना कहते हैं ना, आर्ट और लिटरेचर जो है हमारा, ये अपना अपने आप में बहुत बड़ी जगह रखता है ना? ये अपने आप में इतनी बड़ी जगह रखता है कि सिनेमा इसके आगे बहुत हल्का है ना? सिनेमा इसके आगे बहुत हल्का है, ऊंचाई पर ये सारी चीजें हैं। तो आपने आपने जो सीखा है और वो जी, आप उसी कैपिटल, उसी पूंजी के साथ आप किसी फील्ड में काम करिए, उस पूंजी को भी संभालिए। अगर आपने थिएटर किया है और थिएटर की विधा आपने सीखी है, तो थिएटर के लिए काम भी करिए जीवन में, थिएटर के लिए काम भी करिए, सिनेमा भी करिए। आज बीएनए से ना बहुत सारे लोग यहाँ काम करते जी, हैं, तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी नलनी जी, सुनील जो है, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में अभी गुलाबो सिताबों में भी काम किया है नलनी सुनील ने। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे एक्टर हैं जो बीएनए से जुड़े हैं और अपना जी, काम करते रहते हैं। हमारे आलोक पांडे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है धोनी में भी। तो बहुत सारे लोग बीएनए के हैं। तो बीएनए आपको ना एक हुनर से मजबूत करता है, तैयार करता है, और कोई भी इस तरह का संस्थान जो आपको कहते हैं ना, तैयार कर देता है मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, और अपने हर चीजों से, साथ सामान से। तो आपको सिनेमा में जाहिर है इस पैकेज से आपको मदद मिलेगी, जो भी आप सीखेंगे समझेंगे। लेकिन इस विधा के लिए आपको हमेशा एक अंदर एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, जीवन भर रखनी चाहिए अपनी संस्थान के लिए। और थिएटर का अपना एक रुतबा बड़ा है। बहुत सारे लोग थिएटर में अच्छा नाम कर चुके हैं, थिएटर के लिए समर्पित है, और जी, थिएटर में उन्होंने बहुत भी बढ़िया काम किया हुआ है। वो उन्होंने जी, सिनेमा में काम नहीं किया, क्योंकि उस व्यवस्था ने सिनेमा से उन्हें नहीं जोड़ा, वो नहीं जुड़े। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि थिएटर जैसी विधा में अपना जीवन दे देना और लगातार उसके लिए काम करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है जो आपने की है। और वहां पर भी एक रुतबा आपने अपना बनाया हुआ है। तो मैं उन सबको शुभकामनाएं दूंगा और उनका मैं सम्मान करूंगा जिन्होंने थिएटर में अपना योगदान दिया है और थिएटर में अपनी जगह बनाई है। और जो लोग थिएटर को ही जीवन देना चाहते हैं, वो भी एक अपने आप में एक बड़ी बात है, तो मैं उनका आदर करूंगा। और जो बीएनए का सब कुछ करके सिनेमा की तरफ रुख करना चाहते हैं, वो भी आए, बिल्कुल आए, स्वागत है उनका। और ये बीएनए की जो शिक्षा है वो आपको सिनेमा में स्थापित करने में मदद ही करेगी। लेकिन जैसा जी, मैंने कहा कि थिएटर को सिर्फ जरिया ना बनाए फिल्मों तक पहुंचने का। थिएटर एक अपने आप में तालीम है जो आपके जीवन में आपके साथ चलती है तमगे की तरह, उसे लेके भी चलना चाहिए। जी सर। प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग श्री जितेंद्र कुमार जी एवं निदेशक भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, इनके इस पहल रंग समागम, जिसके द्वारा हम आप जैसे उम्दा लोगों के जीवन यात्रा के बारे में जानने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, इस पहल के बारे में आपका क्या कहना है? मैं दोनों लोगों को इसके लिए
रंग समागम के लिए शुभकामनाएं दूंगा। और ये अच्छी पहल है और इस तरह की चर्चाएं जरूरी हैं, क्योंकि तभी हम समझ सकते हैं कि कोई भी कलाकार कैसा सोचता है अंदर से या क्या है। तो ये पहल बहुत अच्छी है, इस पहल कारगर भी होगी और आने वाले कल में इस मंच पर बहुत सारे लोग आएंगे। और दूसरे से ये है कि प्रश्न भी आपने अच्छे किए हैं, है ना। ये भी जरूरी हो जाता है कि हम चर्चा करते हैं तो हमारे क्या विषय होने चाहिए बात करने के। तो आपने प्रश्न काफी थैंक खंगाल यू सर। खंगाल के जरूरी प्रश्न आपने किए हैं और मैं थैंक ऐसा यू मुझे सर। लगता है मैं ठीक ठाक जवाब दे पाया हूँ आपको। सर मतलब आपने बहुत मोटिवेट बाकी किया हम लोगों को। और मैं चाहूंगा थैंक बीएनए यू में कोई सेवा मेरे लायक हो तो बीएनए मुझे याद करें, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। मैं सर। चाहता हूँ बिल्कुल। भारतीय नाट्य अकेडमी मुझसे दिलीप शुक्ला से कोई सर्विस दे, मुझे कोई सर सेवा आपने का संदेश पहुंचाइएगा। सर आपने कहा फ्यूचर में प्ले लिखेंगे, आप लखनऊ आएंगे, तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में आए और हंड्रेड। यहाँ पे प्ले लिखे, बच्चों के साथ प्ले करें। प्लस आपने कहा कि आप बच्चों के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि भविष्य में हम वो सब चीज़ों को भी देख सकें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके विचार यहाँ पे रखने के लिए, यहाँ पर आने के लिए जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया।